नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सीएम ने कहा, हरेला के हमारा परंपरा त्योहार। सीएम ने निदेशालय की पहली ई फाइल का बटन दबाकर किया शुभारंभ। शहरी विकास निदेशालय को ई ऑफिस के रूप में किया जाएगा परिवर्तित। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब। यूपी के विधायक अमन मणि को दर्शन के लिए स्पेशल घास को लेकर मांगा गया जवाब। 224 पेड़ों को काटने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई की। जिला पंचायत अधिकारी से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। रुद्रपुर में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने वाले 5 शिक्षकों पर गिरी गाज। जांच के बाद शिक्षा विभाग ने की बर्खास्तगी की कार्रवाई। केदारनाथ दर्शन के बाद बासुकी ताल से ट्रैकिंग को निकले 4 टूरिस्ट हुए लापता। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए की जा रही तलाश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री रावत ने ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता सिंचाई डी.के. सिंह ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि बहु प्रशिक्षित सूर्यधार झील से क्षेत्र के 18 गांव के लोगों को पेयजल सुविधा की सिंचाई के साथ साथ पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना से लगभग 35 से 40 हजार की आबादी लाभान्वित होगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सूर्यधार झील के निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही सिंचाई में पेयजल सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने झील निर्माण में तेजी लाने के प्रयास करने पर बल देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को तत्परता से समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाएगा। सूर्यधार झील निर्माण से एक ओर जहां क्षेत्रीय वासियों को शुद्ध पेयजल मुहैया होगा, तो वहीं दूसरी ओर सिंचाई सुविधाएं मिलने से क्षेत्र के काश्तकारों को खेती उत्पादन में लाभ मिलेगा। सूर्यधार झील के स्थलीय निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री करण बोहरा, विशेष कार्याधिकारी माननीय मुख्यमंत्री धीरेन्द्र पवार, अधिशासी अभियंता सिंचाई डी.के. सिंह के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जो है एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हमारा, लोगों को सिंचाई का पानी और पेयजल का पानी उपलब्ध कराने के लिए, और ये रिकॉर्ड समय में बनाया जा रहा है। और अब जो है इसको हम अगले महीने की तैयारी, सिंचाई विभाग जैसा कह रहा है कि अब पूरा प्रयास कर रहा है कि उसको हम ऑपरेट करने की कंडीशन में आ सकते हैं। तो एक ये इस एरिया के लिए जो हमारा इससे अगल बगल के जो गांव हैं, अगर हम 135 एलपीसीडी पानी की बात करें तो 35,000 आबादी को पानी मिलेगा, और 90 एलपीसीडी की बात करें तो लगभग 50,000 के आसपास आबादी इससे पेयजल प्राप्त करेगी और फिर सिंचाई के लिए होगा। काशीपुर में कुंडा थाना पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बाइक चोर के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर दिया है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक इन शातिर चोरों ने बाइकों को काशीपुर कोतवाली ITI थाना क्षेत्र और कुंडा थाना क्षेत्र से चोरी की है। केदारनाथ में दर्शन के बाद बासुकी ताल के त्रियुगी नारायण ट्रैकिंग रूट से निकले, जहां पर देहरादून में नैनीताल के 4 लोगों के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा रेस्क्यू के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रेकी भी की जा रही है, लेकिन अभी तक लापता लोगों का पता नहीं चल सका है। लापता लोगों में हिमांशु, जितेंद्र भंडारी, मोहित भट्ट और गंगा भट्ट बीते 12 जुलाई को ई पास के जरिए सोनप्रयाग के केदारनाथ के लिए रवाना हुए थे और 13 जुलाई को बाबा केदार के दर्शन के लिए बाद चारों युवक बासुकी ताल के लिए रवाना हुए थे और इसी दौरान वह लापता हो गए। केदारनाथ दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन के पश्चात आए थे। 13 की मॉर्निंग में ये सूचना मिली है कि वो बासुकी ताल के लिए निकले। 13 तारीख को शाम के समय थाना सोनप्रयाग को ये एक मैसेज कन्वे किया गया कि उनके अभी पता नहीं लग पा रहा है, कहीं रास्ता भटक गए, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। 14 की सुबह में एक टीम भेजी गई थी, 2 टीमें SDRF की स्थानीय थाने के माध्यम से वहाँ पे सर्च के लिए भेजी गई। दिन में उन्होंने पूरा दिन सर्च अभियान चलाया, किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली।
खबर नैनीताल से जहां पर पीडी पांडे जिला अस्पताल के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 लोगों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें से एक पुलिस लाइन का बारबर भी शामिल है। दोनों को RT-PCR टेस्ट के लिए हल्द्वानी भेज दिया गया है। जिला अस्पताल के फ्लू क्लिनिक में बुखार के मरीजों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। परीक्षण में पुलिस लाइन के बारबर और शेरवानी क्षेत्र के एक युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसकी सूचना तत्काल जिला तथा पुलिस प्रशासन को दे दी गई है, जिसके बाद से पुलिस भी सतर्क हो गई है। बारबर और अन्य युवक की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। दोनों को RT-PCR टेस्ट के लिए हल्द्वानी भेजा गया है। ये नॉर्मल जो हमारी डेली फ्लू क्लिनिक होती है, जिसमें कि हम जो फीवर के पेशेंट्स होते हैं उनको अलग से हम लोग उनकी सैंपलिंग करते हैं। तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट हम कर रहे हैं। तो आज हमको इसमें से करीब 3 से 4 केसेस पॉजिटिव मिले हैं, जिनको हमने STH रेफर कर दिया है और उनके घर वालों को क्वारंटीन कर दिया है ऊपर। बाजपुर में कुमाऊं कमिश्नर और IIG कुमाऊं ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर सैंपलिंग और बॉर्डर पर चेकिंग व्यवस्था का अधिकारियों से जायजा लिया और साथ ही कंटेनमेंट जोन का क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। बता दें, बीते कुछ दिनों से बाजपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया से रूबरू होते हुए कुमाऊं कमिश्नर अरविंद ह्यांकी ने कहा कि काशीपुर बाजपुर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा हुए हैं, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि लोगों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि दोनों विभागों ने कोरोना के समय से अपने कार्य को तेज कर दिया है। काशीपुर बाजपुर इलाके में जो इस बीच में कोविड के केसेस का एक स्पाइक आया था, उसके तहत जिला प्रशासन ने अलग अलग इंटरवेंशंस किए, कंटेनमेंट जोन्स बनाए, सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया, डोर टू डोर सर्वे वगैरह करवाया, बैरियर्स में चेकिंग की व्यवस्था कराई गई हैं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई गई हैं। उनको देखने के लिए और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। भले ही भीषण गर्मी वाला जुलाई माह चल रहा हो, लेकिन केदारनाथ पैदल मार्ग पर अभी भी भारी बर्फ है। बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की राह पर रोड़ा बन रहे हैं। बारिश होने पर ग्लेशियर टूट रहे हैं, जिस कारण पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद हो रही है और वैकल्पिक मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रियों की यात्रा करवाई जा रही है। हालांकि पैदल मार्ग से ग्लेशियरों को साफ करने के लिए मजदूरों की टीमें लगाई गई हैं। वहीं अपर जिलाधिकारी ने कहा कि गौरीकुंड में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर सुलभ इंटरनेशनल को कहा गया है। केदार यात्रा पड़ावों पे व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, इस मामले में इन व्यवस्थाओं को जानने समझने के लिए मैंने भी दौरा किया था और जहाँ तक प्राइवेट जो दुकानें हैं वो वास्तव में नहीं चल रही हैं, क्योंकि इसमें उनको उतना मार्जिन नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो हमारे सरकारी संस्थान हैं वो बदस्तूर चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि रास्ता कई जगह आपको खराब मिला होगा, उसका कारण ये है कि अभी वर्तमान में ही काम चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम उसको नहीं कर पाए पूरा। तो वर्तमान में भी अभी पैच वर्क का काम आपने जगह जगह देखा होगा, वो हमारा काम अभी चल रहा है। ये स्थिति लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुनि चिदानंद द्वारा 35 बीघा रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण करने व उस पर निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 27 जुलाई की तिथि नियत की है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करें, लेकिन आज इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक कोई कब्जा नहीं लिया है और न ही अतिक्रमण करके बनाया गया 52 कमरों की बिल्डिंग को तोड़ा गया है। आज याचिका संख्या 160/2019 श्रीमती अर्चना शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मुनि चिदानंद एंड अदर्स सुनवाई के लिए लगी हुई थी, जिसमें श्रीमती अर्चना शुक्ला के पक्ष को मेरे द्वारा
काफ़ी अच्छे ढंग से बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बेंच ने पूरा सम एंड सब्सटेंस हरेला पर्व को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और सीएम ने कहा कि हरेला हमारा परंपरागत त्योहार है और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित करता है। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि 16 जुलाई को हरेला पर्व पर कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लेने की अपील की। नमस्कार। आगामी 16 जुलाई हरेला पर्व है। हरेला पर्व की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। हरेला ये हमारा परंपरागत त्यौहार है जिसमें हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं और पर्यावरण के प्रति हमारा क्या दायित्व है वो एक साथ हम सबको देखने को मिलता है और हम सब लोग उससे प्रेरित होते हैं। हरियाली का क्या महत्व है आज हर कोई इस चीज को समझता है। जो प्रकृति का चक्र है उस चक्र को मजबूत बनाए रखने के लिए, उसको जगत के स्वास्थ्य के लिए, जल है, हिमालय है, जंगल है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, उसको बचाए रखने के लिए पेड़ों का महत्व हम सब समझते हैं। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे त्योहार, ऐसे उत्सव हमारे समाज जीवन में प्रदान किए हैं जिससे समाज खड़ा रहता है। हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं। आइए, 16 जुलाई हरेला पर्व है। इस पर्व के अवसर पर हम संकल्प लें कि प्रत्येक उत्तराखंड वासी को एक पौधा जरूर लगाना है। हम अपने घरों में भी पौधा लगा सकते हैं, फलदार पौधा लगा सकते हैं, कोई खूबसूरत पौधा लगा सकते हैं, कोई इमारती पौधा लगा सकते हैं, कोई औषधीय पौधा लगा सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम एक पौधा अवश्य लगाएंगे। ये संकल्प अगर हम लेते हैं तो हरेला का पर्व हम सबके लिए अति मंगलकारी हो सकता है। आइए, हरेला पर्व से जुड़े और वृक्षारोपण करें। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दूरस्थ पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एशियन सत्कर्मा मिशन अभियान के तहत हरेला पर्व के मौके पर 2 घंटे में 1.5 लाख पौधे का रोपण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए अभियान के संयोजक स्वामी वीरेंद्रानंद ने बताया कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण अभियान के लिए मिशन सदस्यों को पौधे देकर रवाना किया गया है। अंतिम गांव तक जो हमारी शहरें
सबसे पहले प्रदीप मेहरा जी, आपके चैनल का आभार। हरेला पर्व की पूर्व संध्या पर आप सबको हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सतकर्मा मिशन के अंतर्गत जैसे कि प्रतिवर्ष पूरे क्षेत्र में पौधों का रोपण किया जाता है, इस वर्ष भी मिशन ने एक संकल्प लिया है कि हम इस साल 1.5 लाख पौधे पूरे जनपद पिथौर में लगाएंगे। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए पूरे 300 हमारे जो है कि वॉलंटियर सतकर्मा मिशन के सदस्य 1.5 महीने से लगातार कार्य कर रहे हैं और धारचूला और मुनस्यारी के अंतिम गांव तक जो हमारी सरहदें हैं, जो नेपाल, चीन और तिब्बत से लगे हुए गांव में कम से कम 30,000 पौधे पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ने समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धाम के कार्यों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने राज्य सरकार से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य की जानकारी भी ली और साथ ही उन्होंने पहले दिए गए दिशा निर्देशों की भी समीक्षा की। केदार धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। पीएम मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने ली पूरी जानकारी। सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं से संबंधित दी गई जानकारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार भी रहे मौजूद। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धाम के कार्यों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने राज्य सरकार को धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पहले दिए गए दिशा निर्देशों की भी समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पीएम मोदी को धाम के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं से संबंधित सभी जानकारियां भी दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने पीएम मोदी को केदारनाथ धाम में बन रहे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के निर्माण कार्य से संबंधित चीजों पर भी जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य सरकार को और भी कई तरह के सुझाव दिए। बता दें कि केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिस पर वह खुद नजर रखे हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में चल रही पुनर्निर्माण कार्यों का लिया पूरा फीडबैक। साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा केदारनाथ में बनने वाले म्यूजियम का विषय पीएम के सामने रखा गया। म्यूजियम के प्रस्तुतिकरण को पीएम ने सराहा है और प्रधानमंत्री ने केदारनाथ यात्रा को लेकर कई सुझाव भी मुख्यमंत्री को दिए। केदारनाथ धाम जी में जो संग्रहालय बनना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली जो मीटिंग हुई थी 10 तारीख को, उसमें उन्होंने निर्देश दिए थे, कुछ अपने दृष्टिकोण भी व्यक्त किया था कि जो पैदल मार्ग है उस पर कुछ ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि उससे एक आध्यात्मिक वातावरण वहाँ पर बने। रास्ते में कुछ जो निर्माण होने हैं, उस निर्माण में स्थानीय जो हमारी स्थापत्य कला है, टारगेट के हिसाब से काम हो रहा है। अब हमारे पास वहाँ पर जो लेबर्स हैं उनकी भी संख्या पर्याप्त हो गई है, तो काम जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो समय निर्धारित किया गया है, उसके अनुरूप। यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर की वजह से यात्रियों को आने वाली दिक्कतों को दूर करने को भी ध्यान देने पर चर्चा की गई। इस पर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यात्रा पर अधिकतर मौसम खराब होने पर यात्रियों को जो परेशानी उठानी पड़ती है, उस पर डॉर्मेट्री सुविधा बनाने पर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अपना व्यू रखा है कि यात्री और श्रद्धालु जब नीचे से चलते हैं तो उन्हें क्रमशः जो है एक उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति होनी चाहिए। जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं और मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक बोध उनमें और अधिक जागृत हो। तो अभी प्रयास यही हो रहा है कि हम कैसे इसे मूर्त रूप दें। ये एक कॉन्सेप्ट आया है और उस कॉन्सेप्ट को हमें ग्राउंड पे
ट्रांसलेट करना है और उसी के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारीगण आपस में वार्ता कर रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी रखा गया है। बता दें कि बीते 2 वर्ष से मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा समाधि का राफ्ट तैयार हो चुका है। इसी राफ्ट पर समाधि स्थल बनाया जाना है। सरस्वती नदी किनारे घाट निर्माण और मंदिर तक आस्था पथ भी बनाया जा रहा है और आने वाले समय में इस मार्ग से दिव्यांग श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted from 1st July 2020 as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till the government reopens the schools. Admission in CMS for Montessori, nursery to class 11 are open. Contact concerned CMS campus. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, राज्य में सचिवालय के कामकाज को ई ऑफिस से जोड़े जाने के पश्चात इस कड़ी में राज्य के शहरी विकास निदेशालय को भी ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। निदेशालय की प्रथम ई फाइल का बटन दबाकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसकी विविध तरीके से शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है कि शहरी विकास निदेशालय ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला राज्य का पहला निदेशालय बना है। जो हमने पहले नगर निकायों में, नगर निगम में किया था, वो अब पालिका और पंचायतों में भी जाएगा। यानी व्यक्ति खुद अपने घर में बैठकर उसका एक रेट फिक्स हो जाता है, बोर्ड उसको पास कर देता है। जैसा पता चलेगा कि 1 स्क्वायर फीट का 1 रुपये लगेगा और मेरे यहाँ 1000 फुट का मकान है, तो मैं स्वयं एक फार्म लूँगा, उसको भरूंगा। भरने के बाद मुझे आइडिया कि मेरे 1000 फुट मकान है, 1000 रुपये मेरे बने टैक्स के, उसमें कैलकुलेशन करेगा, कितनी छूट है वो निकालेगा, माइनस करेगा फार्मूले के तहत और वो पैसे जमा कर देगा। यानी घर बैठकर टैक्स का कैलकुलेशन करना और अब उसको जमा करना, ये सारा घर बैठकर आप काम कर सकते हैं। देवभूमि का देवदूत कही जाने वाली एसडीआरएफ की टीम ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू का वीडियो वायरल हुआ है। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चुक्कूवाला में हुई दुखद घटना का ये रेस्क्यू वीडियो वायरल हुआ है। बाजपुर में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर सरकारी विभागों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जा रही है, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों का सैंपल लिया जा रहा है और जांच के लिए रुद्रपुर भेजा जाएगा।
संक्रमण हमारे शहर भाजपुर में ये भयंकर बीमारी का रूप ले चुकी है और संख्या बढ़ रही है मरीजों की। इसलिए आज तहसील के और ब्लॉक दोनों विभागों के खंड विकास कार्यालय और तहसील कार्यालय वालों की सबकी सैंपलिंग की जा रही है और व्यवस्था सब ठीक है, जिससे कि शहर में आगे बीमारी ना फैले और उसमें उसका बचाव किया जा सके। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के